हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहा जाता है मौद्रिक नीति। ठीक है, अब सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, मॉनेटरी का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी का मतलब होता है जब कोई चीज़ रिलेटेड टू मनी, यानी कि कोई चीज़ सीधा किससे रिलेट करती है? मनी से। ठीक है, अब मनी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी जानते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखो, इकोनॉमी में दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर होता है डिमांड और एक फैक्टर होता है सप्लाई। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी इकोनॉमी में काम करती है उसका नाम है डिमांड और सप्लाई। हमारी पूरी इकोनॉमी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। ठीक है, अब देखो, मार्केट में जो मनी सप्लाई होता है, जब मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और जब डिमांड इंक्रीज करेगी, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट में सप्लाई नहीं होगा तो जो चीज़ों के प्राइस रेट होंगे उनमें क्या होगा? इंक्रीज होगा। और इसी कंडीशन को हम किसका नाम देते हैं? इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन, जब मनी सप्लाई कम होता है तो डिमांड भी क्या होती है? कम। सप्लाई क्या होगी? ज़्यादा। तो चीज़ों का जो प्राइस रेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में मुद्रास्फीति हिंदी में, या महंगाई आप बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं मुद्रा अस्फीति या मंदी, हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब मनी सप्लाई के कम या ज़्यादा होने से डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से सप्लाई और डिमांड के बीच में मिसमैच हो रहा है, जिससे प्राइसेस घट रहे हैं और प्राइसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो बोलेंगे इन्फ्लेशन है, जब प्राइसेस घटेंगे तो क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन है। ठीक है, अब देखो, ये जो दोनों सिचुएशन है, ये दोनों ही सिचुएशन हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। ठीक है, इन्फ्लेशन होना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए कि हम किसी सामान को खरीद ही ना पाए। ठीक है, या फिर इतनी ज़्यादा मंदी हो जाए, जैसे अभी आप समझ रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है क्राइसिस हो गया है। किसका? रिसेशन वाला सिचुएशन आ गया है। लोगों की जॉब्स जा रही हैं, मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग सामान नहीं बेच पा रहे हैं, बिल्कुल भी कोई चीज़ जो है उसमें मार्केट में पैसा जो है वो किसी भी तरीके से जो है नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है। तो इनके अराइज होने का मेन रीज़न क्या हो रहा है? इनके अराइज होने का मेन रीज़न है मनी सप्लाई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, अब ये जो मनी सप्लाई होती है इसके कम या ज़्यादा होने से ही ये दोनों सिचुएशन अराइज होती हैं। तो इसका मतलब अगर हमें इन दोनों सिचुएशंस को कंट्रोल करना है तो हमें इस मार्केट में मनी की सप्लाई को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, और आरबीआई क्यों करता है? क्योंकि आरबीआई हमारे कंट्री का क्या है? सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? तो आरबीआई के पास क्या होती हैं? कुछ इंटरेस्ट रेट्स होती हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इन इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके वो मार्केट में इस मनी की सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट जिस पॉलिसी के थ्रू, जिस पर्टिकुलर प्रोसीजर या पॉलिसी के थ्रू उसको किया जाता है, उसी पॉलिसी का नाम हमने क्या रख दिया है? मॉनेटरी पॉलिसी रख दिया है। उसी का नाम क्या रख दिया हमने? मॉनेटरी पॉलिसी रख दिया। तो अब आप समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? व्हाट इज द रीजन? क्यों बनाएंगे हम इसे? तो हमें क्या करना है? मनी की सप्लाई को, यानी आरबीआई जो है उसको मनी की सप्लाई को क्या करना है? कंट्रोल। और उसको कंट्रोल करने के लिए वो एक पॉलिसी बनाएगा जिसका नाम क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव समझिए। ऑब्जेक्टिव है इसका क्या करना है हमको मार्केट में? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी,
यानी हमें मार्केट में क्या करना है, जो प्राइस की स्टेबिलिटी है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उसको मेंटेन करना है। अब हमें एक नई चीज़ पता चली, प्राइस स्टेबिलिटी, कि भाई ये प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है। तो अब आप इसको समझिए। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए कि अगर कोई आपसे बोले कि आपको इन्फ्लेशन का पता कैसे चलता है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब लोग। तो इन्फ्लेशन का पता हमें कब चलता है, तो वो आप ऐसे समझो, देखो अगर हमारे पास एक इनकम है, उस इनकम के हम दो पार्ट करते हैं, एक पार्ट जो हम एक्सपेंडिचर में जाता है और एक पार्ट जो हमारा किस में जाता है, सेविंग में जाता है। ठीक है, अब सपोज आपकी इनकम 100 रुपीज़ है, आपका एक्सपेंडिचर 70 रुपीज़ है, आपकी सेविंग 30 रुपीज़ है। ठीक है, फिर आपकी इनकम 100 रुपीज़ ही है, लेकिन आपका एक्सपेंडिचर 80 रुपीज़ हो गया, सेविंग 20 रुपीज़ हो गई। अब फिर तीसरे महीने आपका इनकम 100 ही है, आपका एक्सपेंडिचर हो गया 90 और आपकी सेविंग हो गई 10। तो अब आप क्या बोलेंगे, भाई सेविंग लगातार घटती जा रही है और एक्सपेंडिचर लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में क्या हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, पहले घर का सामान 1,000 रुपये में आ जाता था, लेकिन अब उसी सामान को लाने में मुझे 1,000 से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मेरी सेविंग क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब आपको ये पता कब नहीं चलेगा, सपोज करो जब यहाँ पर आपकी एक्सपेंडिचर बढ़ा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपकी इनकम को बढ़ाकर 110 रुपीज़ कर दिया। अब जब आपकी इनकम 110 है, आपका एक्सपेंडिचर 80 हुआ, लेकिन सेविंग आपकी अभी भी कितनी रहेगी, 30 रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा, गवर्नमेंट ने आपकी इनकम को 120 रुपीज़ बढ़ा दिया, तो वैसे ही आपका यहाँ पर सेविंग भी कितना रहेगा, 30 ही रहेगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इससे क्या हो रहा है, देखो जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, यानी जैसे प्राइस गवर्नमेंट बढ़ा रही है, वैसे ही आपकी इनकम को भी बढ़ा रही है। तो इसका मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है। एग्जैक्टली इन्फ्लेशन हो रही है, वाकई में हो रही है, लेकिन हमें क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमारी इनकम में भी उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट इनकम में इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट हमें किसके हिसाब से मिलता है, जो हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से गवर्नमेंट हमें इंक्रीमेंट देती है। तो इसी तरह से हमें क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि प्राइसेस क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। प्राइसेस स्टेबल हैं क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है और हमारे बजट में वो चीज़ आ रही है, इसलिए चीज़ें जो हैं वो हमारे प्राइस स्टेबिलिटी से बाहर नहीं जा रही। तो प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस रेशो में गवर्नमेंट ने आपकी जिस रेशो में गवर्नमेंट ने आपकी इनकम को बढ़ाया, उसी रेशो में गवर्नमेंट क्या करे, जो भी कमोडिटीज़ हैं उसके प्राइसेस को अगर वो बढ़ाएगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइस स्टेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जब मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी रहेगी, सब चीज़ें समान तरीके से बिकेंगी, तो उसी से हमारे कंट्री में क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और यही हमारा मेन मोटिव है। हम चाहते क्या हैं कि मार्केट में डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब मार्केट में स्टेबिलिटी होगी तो कंट्री का ग्रोथ भी इकोनॉमिकली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो दो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हो गए, पहला हुआ प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, और दूसरा हमारा क्या हुआ, हमारे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है, आरबीआई के द्वारा। क्यों बनाई जाती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपसे पूछे क्यों कंट्रोल करते हैं, ताकि मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को टारगेट करना पड़े हमें। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है वो ना हो। तो यहाँ पर कैसे कंट्रोल करेगा, अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है। तो फिस्कल पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं राजकोषीय नीति। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली एक्सपेंडिचर के बारे में बात करती है, और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है, भारत सरकार के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। आई होप ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे बनाया जाता है। तो देखो 2016 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया था। ठीक है, पहले ये रेट्स कौन डिसाइड करता था, आरबीआई, लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ने एक एमपीसी कमेटी को बनाया, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को बनाया, और यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है
वो ये जो आपके इंटरेस्ट रेट्स होती है इसको क्या करती है, डिसाइड करती है। ठीक है, इसको क्या करती है, डिसाइड करती है। और ये कब करती है, देखो इसकी जो मीटिंग होती है वो होती है आपकी बाई मंथली। बाय मंथली मतलब हर सेकंड मंथ पर होगी। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अप्रैल में इसको अनाउंस किया जाता है। यानी कि सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग पर जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो इसको क्या करते हैं, अनाउंस करते हैं। और उसके बाद बाय मंथली इसका क्या किया जाता है, हर सेकंड मंथ पर इसका क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। यानी कि इसको चेक किया जाता है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन सब कुछ ठीक चल रहा है, डिमांड सप्लाई या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाली सिचुएशन तो नहीं बन रही। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी को कितनी बार रिव्यू किया जाता है, तो हर सेकंड मंथ पर। और अगर पूछे कि ईयर में कितनी बार किया जाता है, तो आप आंसर करेंगे कितनी बार, 6 टाइम्स किया जाता है। कितनी बार किया जाता है, 6 टाइम्स इसको क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। ठीक है, अब चलिए अब इसका डेफिनेशन और पूरा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इसके प्रॉपर नोट्स बना दिए हैं, यही नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी इज अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, बाय विच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री यानी कि आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल्स, क्या करता है, कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी। कहाँ पर करता है, इन द इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट समझें, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, उसको अपनी लैंग्वेज में वो लिख सकते हैं। और वैसे भी ये इतना टफ लैंग्वेज नहीं है, आप बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं। कैसे करता है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स इंटरेस्ट रेट्स, अपने इंटरेस्ट रेट्स को घटाकर और बढ़ाकर। क्यों करता है, ताकि वो मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। ठीक है, ये हुआ इसका डेफिनेशन। अब देखो कैसे बनाई जाती है, तो 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, जिसको किसने कॉन्स्टिट्यूट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैसे किया था, सेक्शन 45ZB 2C ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो ये एक्ट आपको याद रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। उसके बाद इसमें क्या होगा, 6 मेंबर्स होंगे, 6 लोग इसमें मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3 मेंबर्स कहाँ से होंगे, आरबीआई की तरफ से होंगे, और 3 मेंबर्स आपके कहाँ होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होंगे। ठीक है, अब देखो जो आरबीआई की तरफ से हैं, दीज आर द परमानेंट मेंबर। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसे मेंबर्स हैं, आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले कौन है इसमें, गवर्नर है। फिर सेकंड नंबर पर एक डेप्यूटी गवर्नर है, कौन से, जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज होंगे, जो करंट में है माइकल डी पात्रा। और थर्ड नंबर पर 1 मेंबर फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है आरबीआई की, वहां से आप चेक कर सकते हैं आरबीआई वाले लेक्चर से। तो ये कौन है, आपके जनक राज। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लोग हैं, 3 मेंबर हैं, उनमें कौन है, पामी दुआ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर हैं ये। उसके बाद एक प्रोफेसर हैं आपके रविंद्र एच ढोलकिया, आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। और एक हैं चेतन घाटे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के, ये भी क्या है, प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग किसकी तरफ से रखे गए हैं, ये रखे गए हैं किसकी तरफ से, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये 3 मेंबर्स जो हैं वो किसकी तरफ से रखे गए हैं, आरबीआई की तरफ से। अब आपको समझना क्या है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है, गवर्नर होता है। और गवर्नर करंट में कौन है, हमारे शक्तिकांत दास। ठीक है, कौन से नंबर के हैं, ये 25 नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज कोई चीज डिसाइड हो रही है, यहाँ पर ये लोग कोई डिस्कशन कर रहे हैं, 3 वोट एक तरफ हैं, 3 वोट एक तरफ हैं। अब ये तो टाई हो गया भाई, 3 लोग इधर हो गए, 3 लोग इधर हो गए। तो यहाँ पर डिसीजन कैसे लिया जाएगा, तो इस केस में जो कास्टिंग वोट होता है, आपको याद क्या रखना है, जो कास्टिंग वोट होगा वो किसका होगा, गवर्नर का। यानी कि जो डिसीजन लास्ट में गवर्नर बोलेगा, यानी लास्ट में जिसके फेवर में गवर्नर का वोट होगा, वही डिसीजन यहाँ पर क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, आई होप, चलिए आई सबको क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अब इसको क्या टारगेट दिया गया है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद था वो था इन्फ्लेशन टारगेट करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक टारगेट इन्फ्लेशन का गवर्नमेंट ने सेट किया है, और वो टारगेट है आपका एवरेज कितना होना चाहिए, 4%। ठीक है, एवरेज 4% हमें इन्फ्लेशन चाहिए, वो भी कौन सी, सीपीआई इन्फ्लेशन। अब सीपीआई को आप याद रखेंगे, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
ठीक है, इसको अभी आप ध्यान रखिए, जब हम इन्फ्लेशन वाला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें वेरिएशन हो सकता है कितना, ±2% का, यानी 2% एवरेज कम हो सकती है, 2% ऊपर जा सकती है। तो 4% से +2% होगी तो कितनी होगी, 6%। यहाँ पर -2% होगी तो कितनी होगी, 2%। तो 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन हो सकती है। एवरेज कितनी रहनी चाहिए, 4%। कभी भी अगर इससे कम या ज्यादा होती है तो यहाँ पर ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या होगी, आंसरेबल होगी। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है वो एवरेज कितना है, 4%। उसमें कितना वेरिएशन हम ले सकते हैं, ±2% का ले सकते हैं। ठीक है, पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होता था वो क्वार्टरली होता था, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स। ठीक है, लेकिन अब जो रिव्यू होता है वो बाय मंथली होता है, यानी कि 6 टाइम्स इन अ ईयर। एक साल में कितनी बार होगा, 6 बार होगा। ठीक है, अब इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट देखो, जिनको आरबीआई डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब यहाँ कुछ टारगेट दिया जाता है बैंक्स को, यानी इसमें बैंक्स का भी कुछ रोल होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोला जाता है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है सीआरआर, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। करंट में कितना है आपका, 3% है। ये रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इनको आप ध्यान रखिएगा। सेकंड है एसएलआर। एसएलआर को कहते हैं स्टैच्यूरेटरी लिक्विडिटी रेशो। करंट परसेंटेज है 18.50%। ठीक है, फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है एलएएफ, इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है रेपो रेट जो करंट में है 4%, दूसरा कंपोनेंट है रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बैंक रेट, करंट है 4.65%, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और फिर है आपका एमएसएफ जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जो आपकी है 4.65%। ठीक है, अब इसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो बैंक रेट और एमएसएफ रेट होती हैं ये हमेशा इक्विवेलेंट होती हैं, यानी कि जितनी बैंक रेट होगी उतनी ही एमएसएफ रेट होगी। अगर ये 4.65% है तो ये भी कितना होगा, 4.65%। ठीक है, अब ये इसके इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीआरआर एसएलआर की बात करेंगे डिटेल में, उसके बाद हम ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।